बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चेक एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गेसिस से आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो ग्राहम लॉ पे जाने से पहले एक तो मैं आपको इसका डिफ्यूजन और इफ्यूजन बेसिकली होता क्या है वो बताऊंगा, और डिफ्यूजन और इफ्यूजन में स्लो प्रोसेस और फास्ट वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इसके जो एक्सपेरिमेंटल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उस पर भी हम बात करेंगे कि आया हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स आते हैं केसेस के लिए तो वो सेम होते हैं या उसमें भी कोई फ़र्क आता है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इफ्यूजन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो द नंबर वन दैट इज़ इफ्यूजन। तो इफ्यूजन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इट इज़ बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि मैं आपको सिंपल अगर बताऊं कि परफ्यूम है तो परफ्यूम को जैसे ही मतलब ये है कि नहीं आप मुझे नहीं भेजना, मुझे पता है आप इतने जो है ना वो सखी नहीं है, ठीक है, यानी हम मजाक कर रहा था। इफ्यूजन का ये है कि जब परफ्यूम का जो हम वो पुश करते हैं, ठीक है, उसको प्रेस करते हैं बेसिकली, तो जो नोज़ल उसका होता है जहाँ से पार्टिकल्स निकलते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन। किस तरह? सो हम कहते हैं कि इफ्यूजन, देखें इसी वर्ड को आप कर ले कि इस्कैपिंग। क्या? इस्कैपिंग। अब इस्कैपिंग क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में मतलब ये है कि हमने यहाँ पे एक होल इस तरह का क्रिएट किया। अब इस कंटेनर के इनसाइड यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है। क्या है? गैस पार्टिकल्स है। अब ये पार्टिकल्स इस प्रोसेस मतलब ये है कि यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, ये गैस पार्टिकल्स है। अब ये गैस पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इस्कैपिंग। क्या? इस्कैपिंग। और इस्कैपिंग मतलब ये है कि ये है हमारे पास इफ्यूजन। क्या है? इफ्यूजन। जब यहाँ से ये गैस पार्टिकल निकलते हैं तो ये गैस पार्टिकल यहाँ बाहर आके यहाँ पे सपोज हमारे पास फर्दर गैसेस मौजूद है तो ये जाके उनके साथ क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो जब इंटरमिक्स हो जाते हैं तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अब वो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो हम कहेंगे कि इफ्यूजन इज द प्रोसेस in which gases are gas molecules, gas particles, ठीक है, escape through a pore या through a hole one by one। अगर हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी करें कि the escaping of gas molecule through a hole one by one, the process is called the effusion of gases। effusion of gases, ठीक है। ये तो मतलब ये कि यहाँ पे ये होल से या टायर रप्चर हुआ, वहाँ से पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है। आपने कोई बैलून में आपने मतलब ये है कि उसको आपने वो किसी से पिंच किया और वहाँ पे थोड़ा सा होल क्रिएट करके वहाँ से वो सारी हवा निकल गई, ठीक है। वो जो हम कहते हैं कि मतलब ये है कि कील वगैरह से लग गए और वहाँ से सारी हवा निकल जाती है। तो ये बेसिकली इफ्यूजन का या परफ्यूम का आपके पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इसको मतलब ये है कि वहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली एस्केपिंग जो हमारे पास हो रहा है ये इफ्यूजन है। क्या है? इफ्यूजन है। नाउ मैंने आपसे आगे कहा है कि हमारे पास क्या होता है कि ये पार्टिकल्स आके यहाँ पे जो फर्दर गैसेस मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल बैलून से वहाँ से पार्टिकल्स निकल गए तो बाहर जो गैसेस मौजूद है वो उसके साथ इंटरमिक्स हुए और उसने क्या किया? उसने एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया कि थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाया। तो इसको फिर हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? फिर ये जो होमोजीनियस मिक्सचर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो मतलब ये है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो देखिए इफ्यूजन में हमारे पास एक गैस था, डिफ्यूजन में हमारे पास टू गैसेस है। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड पॉइंट पे रख लूँ डिफ्यूजन को, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी कि द इंटरमिक्सिंग, क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, ठीक है, फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे आपको एक फर्क गौर से मतलब आपने सुनना है। इफ्यूजन गैसेस में होते हैं,
डिफ्यूजन गैसेस में भी होती है, लेकिन मतलब है कि सॉलिड लिक्विड में भी हो सकती है। इफ्यूजन गैसेस के अलावा नहीं हो सकती, ये सिर्फ गैसेस के लिए फिनोमेना है। तो ये अगर आपसे मतलब एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो आप इसको नोट डाउन कर ले कि द प्रोसेस विच इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द प्रोसेस आपके डिफ्यूजन इफ्यूजन विच इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द यस सॉलिड लिक्विड इन गैसेस, तो आप कह देना कि दैट इज डिफ्यूजन। और अगर आपको आ जाए कि ओनली फॉर गैसेस, तो फिर ओनली फॉर गैसेस में इफ्यूजन आता है, क्योंकि ये बाकी स्टेट ऑफ मैटर में नहीं होता। तो ये तो हमारा बेसिकली आ जाता है। अब यहाँ पे आपसे कोई कहे तो वही प्रोसेस अंदर होता है कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इनकी जो है ना दरमियान रैंडम मोशन होती है, ठीक है, रैंडम मोशन होती है। इस रैंडम मोशन की वजह से ये कंटिन्यूसली एक नॉन स्टॉप मोशन में मतलब ये कि लगे रहते हैं। तो अगर इसको थोड़ी सी भी वो स्पेस इसको मिल जाता है बाहर निकलने के लिए, तो ये वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ से एस्केप हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान कोलिजन भी होती है, इनके दरमियान एक रैंडम मोशन भी एग्जिस्ट करता है, और इसी की वजह से जो है ना ये इस यहाँ से निकलते हैं। और फिर ये मोशन ही रिस्पॉन्सिबल है, ये डिस्टेंस, ये ट्रेवलिंग, ये वेलोसिटी, ये ही रिस्पॉन्सिबल है फिर इसकी इंटरमिक्सिंग के लिए, क्योंकि अगर ये मूवेबल ना होते तो फिर ये इंटरमिक्स नहीं हो सकते। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन में स्लो प्रोसेस कौन सा है और फास्ट प्रोसेस कौन सा है, तो ये भी मैं आपको साथ में बता दूं कि डिफ्यूजन में इफ्यूजन हमारा ये फास्ट प्रोसेस है, लेकिन डिफ्यूजन हमारा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये हमारा है फास्ट और ये वाला हमारा है स्लो। क्यों? आप जब परफ्यूम की वो स्प्रे करते हैं और वहाँ से वो पार्टिकल्स निकलते हैं तो वो तो क्विकली निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्मेल रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाता है, दैट टेक्स सम टाइम, ठीक है। तो इट मीन कि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, इफ्यूजन फास्ट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इफ्यूजन में आपके पास एक गैस इन्वॉल्व है, तो उनके पार्टिकल्स डिफ्यूजन में ये गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, उस गैसेस में ये स्पेस देखते हैं, वहाँ पे कोलिजन करते हैं, स्ट्राइकिंग होती है। तो इसीलिए वहाँ पे जो है ना मतलब देखिए, एक बंदे को जो है ना आपने दो बंदों को कहा कि वॉक करे, एक बंदा बिल्कुल खाली सड़क पड़ी हुई है उस पर जाके वॉक करता है, तो उसकी वो देख ले। एक बंदे को आपने कहा कि बाजार में से, लोगों में से, रश में से निकल के आप वॉक करे, ऑब्वियसली ये कभी एक से बचेगा, कभी दूसरे से बचेगा, कभी गाड़ी होगी, कभी रिक्शा होगा, कभी कुछ ना कुछ सामने आता रहेगा और उससे बचते बचते इसको टाइम लग जाएगा, जबकि दूसरे के सामने तो कुछ भी नहीं आता, तो वो इजीली मतलब गो थ्रू कर जाता है। तो यही बेसिकली इन दोनों का फिर होता है कि इफ्यूजन हमारा फास्ट होता है और डिफ्यूजन हमारा स्लो प्रोसेस होता है। तो परफ्यूम में हमारे पास दोनों एग्जांपल है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई डेली लाइफ से एग्जांपल दे दे कि जिसमें इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों हों, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो जिस वक्त ये पार्टिकल नोजल से निकल रहे होते हैं वो हमारा है इफ्यूजन, और जैसे ही फिर ये स्मेल मतलब ये कि फैल जाता है, ठीक है, इंटरमिक्स हो जाता है, तो वो हमारा है डिफ्यूजन, ठीक है। ये तो बेसिकली अब आपने इसके साथ एक और भी चीज़ याद रखनी है कि इफ्यूजन ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, के हमेशा इफ्यूजन के बाद डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। जैसे ही इफ्यूजन कंप्लीट होता है उसके बाद डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द यस डिफ्यूजन। अच्छा, अब ये तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत बात की इफ्यूजन और डिफ्यूजन की। हम रेट की बात करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ठीक है, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। देखिए, रेट हमेशा जब भी रेट का वर्ड आप देखते हैं तो ये मतलब कंजप्शन हो सकता है, डिस्टेंस कवरिंग हो सकती है पर यूनिट टाइम, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में ही रेट आता है। तो ये कंजप्शन हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है पर यूनिट टाइम। तो रेट के लिए हमेशा आपने ये एक वर्ड याद रखना है, तो फिर आपको ये याद रहेगा। अब देखिए, हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है हमारे पास। अब इस कंटेनर में हमारे पास क्या है? गैस पार्टिकल्स हैं। यस, इस कंटेनर में हमारे पास ये गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं। देखें, अब यहां से ये गैस पार्टिकल निकलेंगे, बाहर जाएंगे। तो जब ये जाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारा है VmL, और टाइम
सेकंड। तो मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितने पार्टिकल्स यहां से निकल रहे हैं, यहां से एस्केप हो रहे हैं। अगर हम किस चीज को, प्रेशर को एंड टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, तो कि प्रेशर और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें और हम देखें कि मतलब, तो अब देखें कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिट टाइम में, ये भी आप कह सकते हैं, कितनी वेलोसिटी है ये भी आप कह सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जा रहे हैं ये भी आप कह सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल जा रहे हैं, ये सारा कुछ आप मतलब यह है कि यहाँ पे लिख सकते हैं रेट के लिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन with respect to what, with respect to number of मोल्स, अगर मैं ये बात करूं तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे मतलब यह है कि इसी तरह का मैं ये कंटेनर ले लेता हूं और उसी कंटेनर पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब किस तरह, यहां से मैंने मतलब यह है कि वॉल्यूम की जगह मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब यह है कि n। अब n कितने टाइम में निकल रहा है तो वो मैं देखूंगा। तो इसके लिए तो मैंने इक्वेशन लिख लिया कि देखें कि हमारे पास जो रेट है, ठीक है, वो बराबर है किस चीज़ के, कि v ml डिवाइडेड बाई व्हाट, टाइम, सेकंड। लेकिन इस केस में मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, तो मेरा होगा कि रेट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई टाइम, नंबर ऑफ मोल। तो रेट में उसमें भी मालूम कर सकता हूँ, रेट में इसमें भी मालूम कर सकता हूँ, रेट में मोलर मास के लिए भी कर सकता हूँ, रेट में डेंसिटी के लिए भी कर सकता हूँ, रेट में डिस्टेंस के लिए भी कर सकता हूँ। देयर आर सो मेनी वेज जिसके ज़रिए आप रेट को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मतलब ये है कि क्लियर है, तो इसके बाद हम मूव करते हैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं ग्राहम लॉ। तो ग्राहम लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए क्या करता है कि किसी भी गैस का जो रेट होता है वो उसके मोलर मास और या डेंसिटी के इन्वर्स होता है, ठीक है। और इन्वर्स क्या है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट मोलर मास और डेंसिटी। किस तरह, तो चलो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सपोज 2 कंटेनर हैं, ठीक है, एक ये कंटेनर है, एक हमने यहाँ पे एक हमारा आ गया है ये कंटेनर, ठीक है, ये 2 कंटेनर है। यहाँ पे हम कहते हैं कि गैस A और यहाँ पे हम कहते हैं गैस B, ठीक है। अब इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, ऑब्वियसली गैस पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है और वो एक कांस्टेंट रैंडम मोशन में मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने दोनों के लिए प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। अब हमारे पास इसका जो मोलर मास है, मोलर मास आपको पता है कि मास आप 1 मोल आप सब्सटेंस MA है और इसका जो मोलर मास है वो MB है। क्योंकि ये गैस भी है तो हमने B रख दिया। आप इसको 1 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर गैस 1 और गैस 2 कर ले तो इसको M1 और M2 भी कर सकते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं, सपोज क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारे पास मोलर मास, अब दोनों में से एक का मोलर मास ज़्यादा है और एक का कम है। सपोज हमने HCl और NH3 लिया हुआ है, तो M1 का जो मोलर मास है वो ज़्यादा है MB से, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक कि किसका फिर हमारे पास मोलर मास ज़्यादा होगा और रेट कम होगा और किसका रेट ज़्यादा होगा। मैं इसकी आपको डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। 2 बंदों का आप रेस करवाना चाहते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ भी हो सकती है, बंदे भी हो सकते हैं, परिंदे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। लेट्स सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट का वेट, ठीक है, वो है हमारे पास 80 kg और दूसरे का है 60 kg। आपने दोनों से कहे कि 500 मीटर आपने भागना है, ठीक है, और जो पहले पहुंचेगा वो विनर होगा। मतलब ये कि जिसने कम टाइम में कवर करे। अब जब दोनों भागते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि 80 kg वाला बंदा पहले पहुंचेगा या 60 kg वाला,
केचुए और खरगोश का आप लोगों ने सुना हुआ है, वो मिसाल आपको पता है। ऑब्वियसली वहाँ पे जो है ना वो केचुआ जीता था क्योंकि खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था। यहाँ पे अगर 60 केजी वाला ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है तो 60 केजी वाला ही जीतेगा और 80 केजी वाला बाद में पहुँचेगा। सेम इज़ द रेट कि यहाँ पे अगर हमारे पास रेट की हम बात करें तो रेट आप विच वन, गैस ए और गैस बी, किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा? तो गैस ए का रेट कम होगा गैस बी से। मतलब यह है कि ये एग्जैक्टली अपने मोलर मास के अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? क्योंकि ग्राम लॉ में हम कहते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी क्या है? तो आप जब मैथमेटिकल फॉर्म इसका लिखेंगे ग्राहम लॉ का, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह होगा कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजेस कर लें और मैं आपसे कहूं कि Pm दैट इज इक्वल टू DRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर डेंसिटी D के लिए। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, इसमें ये कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है, तो लिहाजा M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी। ये मेरे पास आ गया है इक्वेशन। क्या गया है? इक्वेशन। अब ये यहाँ पे अगर हम कहें कि R इज प्रोपोर्शनलिटी विद द मोलर मास एंड विद द डेंसिटी, लेकिन अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बनता है। अब इसी इक्वेशन में से मैंने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके तो मैं लिखूंगा कि R इज इक्वल टू K बाई M अंडर रूट इज इक्वल टू K बाई D अंडर रूट। आपको पता है कि K यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है। ये तो मेरे पास आ गया प्रोपोर्शनलिटी और ये मेरे पास आ गया है इक्वेशन। क्या गया है? इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर मैं अप्लाई करूं किस चीज़ पे? इस गैस पे और इस गैस पे, तो क्या होगा? तो होगा कि RA इज प्रोपोर्शनल टू MA अंडर रूट एंड RB इज प्रोपोर्शनल टू MB अंडर रूट। ठीक है। अब मैंने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की। तो ये मेरे पास है कि RA बाई RB दैट इज इक्वल टू MB बाई MA और ये होल अंडर रूट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को मतलब आसान है कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वहाँ पे जाएगा। ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को तो आप कांस्टेंट से इजीली ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इसके बराबर है। ठीक है। तो RA बाई RB। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि RA बाई RB दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू MB बाई MA दैट इज इक्वल टू DB बाई DA। ये इक्वेशन मैं इस तरह फाइनलाइज कर सकता हूं। ठीक है। आई समझ में आप लोगों को? अच्छा, अब हम मूव करते हैं जो मैंने आपको वॉल्यूम का एक इक्वेशन करवाया था। ठीक है। कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास इस तरह का एक कंटेनर है। ठीक है। तो VA एंड T ये हम ऑलरेडी इक्वेशन कर चुके हैं। ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को उठा के वहां पे अप्लाई करूं,
ठीक है, कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये गैस ए है और इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूँ और ये सेकंड मेरे पास गैस बी है, ठीक है, 2 है ये मेरे पास। अब मैं कहूँ कि आर ए बाई आर बी, तो मैं कह सकता हूँ कि वी ए बाई टी ए डिवाइडेड बाई वी बी बाई टी बी। ये एक इक्वेशन मेरे पास आता है। मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ, ऑलरेडी हम ये इक्वेशन कर चुके हैं, ऑलरेडी हम ये इक्वेशन कर चुके हैं कि किस तरह ये मेरे पास मतलब ये कि स्टेटमेंट। तो अगर आपको किसी भी फॉर्म में, इवन आप नंबर ऑफ मोल के लिए भी कर सकते हैं, आपको किसी भी फॉर्म में अगर वो डेटा दे देते हैं तो आपको इसको इजीली सॉल्व कर लेना चाहिए। तो आप लिख देना कि मेरे पास कि आर ए बाई आर बी दैट इज इक्वल टू एम बी बाई एम ए दैट इज इक्वल टू डी बी बाई डी ए that is equal to V A by T A V B by T B। ये मेरे पास एक फाइनल नेट इक्वेशन आता है, ठीक है। और इसमें आप नंबर ऑफ मोल वाला एक्स्ट्रा में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उस इक्वेशन को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इससे भी आपको अगर न्यूमेरिकल वगैरह आ जाए तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम लॉ की तरफ, कि आया ये जो इक्वेशन है इसके कोई यूजेस है, आया ये हेल्पफुल है, ये हमें प्रॉपर रिजल्ट देता है। तो इसको अभी हम इसके बाद फाइनलाइज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, नाउ अब हम फाइनली अपना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक ट्यूब हमने लिया, इस ट्यूब में हमने यहाँ पे कॉटन प्लग लगाए, एक साइड पे हमने अमोनिया का लगाए NH3 का, और दूसरे साइड पे यहाँ पे अमोनिया है और यहाँ पे HCl है। अब इसके फ्यूम्स आके यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। किस तरह मिल रहे हैं? तो NH3 प्लस HCl दैट इज NH4Cl। इसने 59.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया और इसने 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब हम किस तरह रेट मालूम करेंगे दोनों का? तो एक इक्वेशन है हमारे पास कि S इज इक्वल टू VT। ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन है, जहां पे हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी उसके लिए ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास डिस्टेंस भी है, वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि V इज इक्वल टू S बाई टी, V इज इक्वल टू S बाई टी। अब इसी इक्वेशन को हम आगे लेके चलते हैं। तो कैसे? कि V इज इक्वल टू S बाई टी। तो अब S बाई टी यहाँ पे अगर हम कहें कि हमारे पास VNH3, तो S कितना है, डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है? यस 60 सेंटीमीटर और बाई टी। और सेकंड हमारे पास है कि VHCl, तो इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 40 बाई टी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन दोनों का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि ये आ जाए कि VNH3 बाई VHCl, तो 60 बाई टी डिवाइडेड बाई 40 बाई टी, तो इससे आ जाएगा 1.5, क्या 1.5, ठीक है। तो लिहाजा वी कैन से कि NH3 HCl दैट इज इक्वल टू R NH3, क्योंकि ये बराबर ऑलरेडी हो चुके हैं, लिहाजा ये हमारा इससे रिजल्ट आता है। अब इस रिजल्ट को हम वेरीफाई करते हैं। ये तो हमारा आ गया है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। क्या गया है? एक्सपेरिमेंटल, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट हम किस तरह निकाल सकते हैं? तो RNH3 डिवाइड बाई RHCl, तो MHCl डिवाइड बाई MNH3,
तो इससे आ जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाई 17। तो इससे जो नेट रिजल्ट आता है वो क्या होगा हमारे पास? यस 2.184 और फाइनल रिजल्ट क्या 1.4 यस 1.477। ये हमारा आ गया है थ्योरेटिकल रिजल्ट। ठीक है, ये तो हमने मोलर मास के ज़रिए मालूम किया। अब हम कहते हैं कि RnH3 RHCl, तो हम डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ HCl, डेंसिटी ऑफ अमोनिया, अब यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट करें तो एक हमारे पास जो डेंसिटी आती है किसकी? यस HCl की 1.66 है, 1.66 और इसकी 0.76। इससे हमारे पास वैल्यू क्या आएगा? यस इससे हमारे पास वैल्यू आएगी, हम बोलें यस 1.5 ऑलमोस्ट। ये भी हमारा आ गया है एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल सॉरी। तो अगर हम देखें तो हम अपने थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का अगर हम मुआजना करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये चीज़ें सेम आती है। क्या आती है? सेम आती है। लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के ज़रिए जो हमारे पास डेटा आता है तो जो एक्सपेरिमेंटल है वही थ्योरेटिकल है। इट मीन के रेट डिपेंड करता है मोलर मास पे, रेट डिपेंड करता है डिस्टेंस कवर पे इन यूनिट टाइम, रेट डिपेंड करता है डेंसिटी पे, रेट डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और रेट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। इन सारी चीज़ों के लिए आप मतलब यह है कि यहाँ पे मालूम कर सकते हैं रेट को अकॉर्डिंग टू द ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। आपको कहीं पे भी कोई मसला हो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।